ऑब्स्ट्रक्टिव उन डिसऑर्डर्स को कहते हैं जिनमें एयरवे का एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं होता है। कुछ ऐसी हाइपर एक्टिविटी एयरवे के अंदर होती है कि जिससे हमारा एयरवे, क्लाइंट का एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहेंगे प्यारे बच्चों ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज। ऐसे डिसऑर्डर्स जिनके केस में एयरवे का एनाटॉमिकली श्रिंक हो जाता है, एयरवे का एनाटॉमिकली चेंज आ जाता है, उन्हें हम कहेंगे रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अर्ली रिस्पॉन्सेज इन केस ऑफ अस्थमा अपीयर आफ्टर 30 से 60 मिनट एंड लेटर रिस्पॉन्सेज अपीयर्स आफ्टर 5 to 6 hours, resulting in the mast cell start the secretion of histamine, and histamine is a potent vasodilator, और पोटेंट वैसोडाइलेटर होता है, इस वजह से इट विल इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स। कि जैसे ही हिस्टामिन का लेवल बढ़ेगा, इट इज अ वैसोडाइलेटर, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज secretions in the airway. They will causing the edema in the airway or constriction of the smooth muscles of airway. But after 5 to 6 hour, 5 से 6 घंटे के बाद पेशेंट के एयरवे के अंदर हो जाता है इन्फ्लामेशन। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? इन्फ्लामेशन हो जाता है और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो गई। जैसे ही एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इसे एक्यूट अस्थमा अटैक कहते हैं, और दीज आर द लेटर सिम्टम्स ऑफ द अस्थमा। व्हाट आंसर यू विल गिव इन दिस क्वेश्चन? अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन होता तो आप क्या आंसर लगाते डियर फ्रेंड्स? इमरजेंसी कंडीशन ऑफ द अस्थमा इज नोन एज द स्टेटस अस्थमैटिकस। अस्थमा की इमरजेंसी कंडीशन को स्टेटस अस्थमैटिकस कहते हैं, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है साल्ब्यूटामोल। क्या होती है? साल्ब्यूटामोल, जो किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है? ब्रोंकोडाइलेटर। तो यहां पर हम लोगों को सबसे ज्यादा एसेंशियल यही है कि पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर दिया जाए, जिससे कि उसको ब्रीदिंग आना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चंस पुटअप होंगे वो सुनिए ध्यान से। आपको एक अस्थमा पंप पेशेंट को प्रोवाइड करना है, ताकि जब भी उसको अस्थमा अटैक की कंडीशन फील होती है, ऐसा फील होता है कि अस्थमा अटैक आ सकता है, उस समय वो अपना ब्रोंकोडाइलेटर जेब से निकाले और उसको करके इनहेल कर ले। ऑटोमेटिक उसको विद इन सेकेंड्स में ही रिलीफ मिल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये सिखाना कि अस्थमा पंप को कैसे यूज किया जाता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा, जब भी आप किसी को इनहेलर यूज करना सिखा रहे हैं तो इनहेलर को किस पोजीशन में होल्ड किया जाता है? माउथ के अंदर, ऑप्शंस ध्यान से सुनना, विद इन द माउथ, 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द माउथ, 1 इंच फ्रॉम द माउथ, 2 फिंगर फ्रॉम द माउथ, 3 फिंगर फ्रॉम द माउथ और 5 फिंगर फ्रॉम द माउथ। व्हाट आंसर यू विल गिव? हाउ you will teaches your client how to use the inhaler? तो याद रखिए प्यारे बच्चों, how to use inhaler। सुनिए ध्यान से, इनहेलर को हमेशा 2 फिंगर या 1.5 इंच फ्रॉम माउथ, माउथ से हमेशा 1.5 इंच या 2 फिंगर की दूरी पर रखा जाता है। होल्ड एट द विड्थ ऑफ 2 फिंगर या 1.5 इंच फ्रॉम द माउथ। माउथ से दोस्तों 2 फिंगर या 1.5 इंच की दूरी पर इनहेलर को होल्ड करना होता है। फिर मेरा क्वेश्चन होता है, इनहेलर को कितने समय के लिए पुश करना होता है? जवाब दीजिए। कितने समय के लिए पुश करके अंदर कितने समय के लिए खींचना होता है? कितने समय के लिए पेशेंट को आप अंदर इसको इनहेल करने के लिए कहेंगे? आंसर प्लीज। कितने समय के लिए इनहेलेशन के लिए आप कमांड करेंगे? तो याद रखिएगा, इनहेलर शुड बी इनहेल फॉर 5 सेकेंड। केवल 5 सेकेंड के लिए पेशेंट इनहेल करेगा एंड देन होल्ड ब्रीथ। कितने समय के लिए ब्रीथ को होल्ड करना होता है? आंसर प्लीज। इनहेलेशन टाइम होता है ओनली 5 सेकेंड एंड ब्रीथ होल्डिंग टाइम कितना होता है? आंसर प्लीज। होल्ड द ब्रीथ फॉर 10 to 15 सेकेंड ओनली। क्लियर हो गया है? हाउ टू यूज द इनहेलर? जवाब क्लियर है। इनहेलर को हमेशा माउथ से, पहला क्वेश्चन होता है प्रॉपर वे ऑफ होल्डिंग द इनहेलर, प्रॉपर वे फॉर होल्डिंग द इनहेलर, देन यू विल आंसर सर
2 फिंगर विड्थ फ्रॉम द माउथ और 1.5 इंच फ्रॉम द माउथ। दोनों आंसर करेक्ट है। इंस्ट्रक्ट योर क्लाइंट टू इनहेल फॉर द 5 सेकेंड एंड देन इंस्ट्रक्ट अगेन फॉर होल्डिंग द ब्रीथ अप टू 10 to 15 सेकेंड। अब एक और कंडीशन हमारे पास आती है, इफ द पेशेंट नीडेड द सेकेंड डोज। यदि क्लाइंट को अगर वापस से डोज की जरूरत पड़ती है तो क्या इंस्टेंटली सेकेंड डोज दिया जाए, क्या 2 मिनट का गैप रखें, क्या 5 मिनट का गैप रखें या 10 मिनट का गैप रखा जाए? कितना गैप रखा जाए? आंसर क्या होगा? इफ द क्लाइंट, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, इफ योर पेशेंट required the second dose of the inhalation, then what gap you needed to maintain between 2 doses? 2 doses के between कितना gap होना चाहिए? Sir, gap is not needed. Immediately second dose can be administered. पहला ऑप्शन 5 मिनट, 10 मिनट या 30 मिनट। यदि अगर पेशेंट को, क्लाइंट को सेम ड्रग एडमिनिस्टर करना है सेकेंड डोज में तो आप ओनली 1-2 मिनट का गैप दे दीजिएगा। दिस इज सफिशियंट। If we needed to administer, if we are going to change the medicine, अगर मेडिसिन चेंज करना है, आपको दूसरा मेडिसिन देना है because it is non effective, ineffective, तो in this case we need to maintain the gap of the 5 minute between 2 inhalation। 2 inhalation के बीच में आपको 5 मिनट का गैप तो रखना ही होगा। आपके पास एक ऐसा अडल्ट पेशेंट आया है जिसको बचपन से लेकर के अस्थमा है और अभी वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में है। आपसे कहा जा रहा है कि आप उसके लंग्स की साउंड्स को, ब्रीथ साउंड्स को असेस करने के लिए बेस्ट पोजीशन बताइएगा। इसको ऑस्कल्टेट करने की बेस्ट पोजीशन जो होती है वो सिटिंग होती है। क्यों होती है? बिकॉज सिटिंग पोजीशन के अंदर आप लंग्स के एंटीरियर को, लैटरल को और पोस्टीरियर को, तीनों साइड्स को इजीली ऑस्कल्ट कर सकते हैं।